दोस्तों, यह कहानी ऐसे पैरासाइट की है जो कि लोगों के कान के जरिए दिमाग के अंदर घुसकर उनके पूरे ब्रेन पर काबू कर लेता है। अब वो पैरासाइट इंसानों को काबू करके उनसे क्या क्या करवाएगा, चलिए देखते हैं इस कहानी में। फिल्म की शुरुआत में समुद्र से एलियन प्राणी एक रहस्यमय परजीवी के रूप में शहर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। फिर एक सोता हुआ आदमी अपने कमरे में दिखाया जाता है। एक परजीवी रेंगते हुए उसके कान में घुस जाता है। परेशान होने के बावजूद वह खुद को शांत करने के लिए फिर सो जाता है। दूसरी तरफ शिनिची, एक छोटा लड़का, दृश्य में आता है। वह रात में म्यूजिक सुन रहा होता है और हेडफोन पहने होता है। परजीवी उसके कान में घुसने की कोशिश करता है लेकिन असफल होता है। जब वह उसकी नाक में जाने की कोशिश करता है, वह उसे पकड़कर फेंक देता है। वो परजीवी फिर उसकी तरफ जाता है और उसके हाथ की त्वचा में चला जाता है। शिनिची चिल्लाता है। उसी समय उसकी माँ आती हैं और जब उसकी माँ उसका हाथ देखती हैं तो हाथ में कोई परेशानी नहीं होती। अगली सुबह दिखाया जाता है कि शिनिची को डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हाथ में खुजली महसूस होती है। फिर एक आदमी दिखाई देता है जिसका कान संक्रमित हो चुका है। शीशे के सामने उसकी आंखें अजीब तरीके से चल रही थी। वह अपनी पत्नी के सामने जाता है और अपना भयानक मुंह खोलता है और अपनी पत्नी के चेहरे को खा लेता है। यह सब परजीवी के कारण हो रहा था। फिर शिनिची दिखाई देता है जो स्कूल जाते समय अपनी दोस्त से मिलता है। वह उसके रहस्यमय व्यवहार को नोटिस करती है। स्कूल पहुंचते ही उसके साथ कुछ असामान्य होता है। उसके दाहिने हाथ में बहुत ताकत आ जाती है। घर लौटकर वह इंटरनेट पर इसके बारे में सर्च करता है लेकिन तभी उसके हाथ में एक आंख दिखाई देती है। वह अपने हाथ को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है लेकिन उसका हाथ रहस्यमय रूप से खुद को बचाता है। फिर दिखाया जाता है कि उसका हाथ परजीवी में बदल गया है और वह शिनिची से बात कर रहा है। इसके आगे यह दिखाया जाता है कि वह न केवल शिनिची की किताबें पढ़ता है बल्कि उसका लैपटॉप भी इस्तेमाल करता है क्योंकि वह इंसानों के रहन सहन के तरीके जानना चाहता था। शिनिची ने उसे अपने शरीर में प्रवेश करने से रोक दिया, इसलिए वह केवल दाहिने हाथ को संक्रमित कर पाया था। वह अपना नाम मिगी बताता है और अनुरोध करता है, मुझे कभी मत काटना, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा क्योंकि तुम मेरे होस्ट हो। अब यह स्पष्ट होता है कि शिनिची और मिगी की दोस्ती का बंधन बन रहा है। लेकिन जो लोग परजीवी से संक्रमित थे वे शहर में तबाही मचा रहे थे और इंसानों को मारकर अपनी भूख शांत कर रहे थे। दूसरी तरफ मिगी शिनिची को एक होटल ले जाता है जहां कई परजीवी इंसान का मांस खा रहे होते हैं। उन्हें शिनिची को भी संक्रमित समझते हैं और मांस खाने को देते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि ये अभी भी पूरा इन्फेक्ट नहीं हुआ बल्कि इंसान है तो वो उसे ही मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर मिगी उस परजीवी को मार देता है और उसकी रक्षा करता है क्योंकि अगर शिनिची मरेगा तो वह भी मर जाएगा। टीवी पर न्यूज आती हैं कि लोग मारे जा रहे हैं और किसी को हत्यारे का पता नहीं चल रहा है क्योंकि परजीवी इसे चुपचाप अंजाम दे रहे थे। शिनिची मिगी से पूछता है, तुम अपने साथी परजीवियों को इंसानों को खाने से क्यों नहीं रोकते? मिगी जवाब देता है, तुम भी सब्जियां और अन्य जानवर खाते हो, इसी तरह हमारा भोजन इंसान है, इसमें क्या गलत है? मिगी को आसपास के परजीवियों का पता चल जाया करता है क्योंकि वो महसूस कर सकता है। स्कूल जाते समय वह शिनिची से कहता है, तुम्हारे पास एक और परजीवी है, वह कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी टीचर है। शिनिची को देखकर टीचर जान जाती है कि वह भी संक्रमित है, लेकिन वह शिनिची से कहती है, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, मैं बस इंसानों के जीवन शैली को जानना चाहती हूँ ताकि उनके गुण मुझ में हमेशा बने रहें। इसके बाद वह शिनिची को दो और पैरासाइट से मिलवाती है जिनमें एक पुलिस इंस्पेक्टर और एक स्टूडेंट है। वह कहती है, यह पुलिस इंस्पेक्टर मेरा हस्बैंड है और हमारे बेबी होने वाला है और वो बेबी बिल्कुल नॉर्मल इंसान ही होगा और हम इंसानों की तरह ही जीना चाहते हैं। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, किसी को सार्वजनिक नहीं मारेंगे, लेकिन छुप के गोश्त खाना चाहते हैं। क्या तुम हमारे ग्रुप में शामिल होना चाहोगे? लेकिन मिगी इस बात को नहीं मानता है। अगले दिन वही पुलिस इंस्पेक्टर शिनिची के पास आता है। मिगी शिनिची को बताता है वह हमें मारने आया है क्योंकि उसने होटल में एक परजीवी को मारा था। पुलिस अधिकारी शिनिची पर हमला करता है। मिगी और शिनिची उसकी लड़ाई करते हैं और अंत में उसे मार देते हैं। घर लौटकर शिनिची खुद को दोषी महसूस करता है कि उसने किसी की जान ली, लेकिन दूसरी तरफ पैरासाइट पुलिस इंस्पेक्टर के शरीर से निकलकर किसी और की बॉडी में चला जाता है। लेकिन बदकिस्मती से वह शिनिची की माँ थी और वो शिनिची को मारने आगे बढ़ रही है। मिगी शिनिची को शानदार के लिए कुछ चेतावनी देता है, वह तुम्हें मारने वाली है। शिनिची कहता है, मेरी माँ के बारे में कुछ मत कहो क्योंकि मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ और वो नहीं चाहता था कि उसकी माँ मरे। पहली नजर में ही उसकी माँ का चेहरा परजीवी की तरह बदल जाता है और वो हमला करती है। शिनिची लगभग मर जाता है। अगली सुबह शिनिची को अपनी चोट ठीक दिखाई देती है। मिगी कहता है कि उसने अपने सेल्स से शिनिची की चोट ठीक की, लेकिन अब शिनिची संक्रमित हो चुका है। अब वह अपनी माँ को खोजने लगता है लेकिन कहीं नहीं मिलती। मिगी उसे बताता है कि वह दिन में 4 घंटे सोएगा और उस समय शिनिची को अकेले ही लड़ना होगा। मिगी के सेल्स फैलने से उसके कुछ गुण शिनिची में दिखाई देने लगते हैं। फिर एक स्टूडेंट पैरासाइट के रूप में स्कूल में दाखिल होता है। वह शिनिची का मित्र बनने का ढोंग करता है। समय के साथ उसकी असली पहचान खुलती है और वह सभी को मारने लगता है और जब वो शिनिची की दोस्त को मारने आगे बढ़ता है तभी शिनिची अपनी दोस्त को लेकर बिल्डिंग से कूद जाता है। तभी टीचर वहां आती है और वो चाहती है कि वो स्टूडेंट मर जाए क्योंकि उसकी वजह से उसका राज भी खुल सकता था। वो वहां बम विस्फोट करती है लेकिन स्टूडेंट बच जाता है और फिर पुलिस आती है लेकिन स्टूडेंट पुलिस को भी मार देता है। मिगी शिनिची को बताता है कि वो स्टूडेंट बिल्डिंग की छत पर है। शिनिची दूसरी बिल्डिंग पर जाकर मिगी की हेल्प लेकर तीर से उसे मार देता है।
फिर शिनिची उस टीचर के पास जाता है और उससे पुलिस इंस्पेक्टर का पता ले लेता है। वहाँ पुलिस इंस्पेक्टर का पैरासाइट अब भी शिनिची की माँ ले अंदर था, लेकिन यहाँ मिगी के सोने का समय हो जाता है। इसका मतलब ये था कि शिनिची को अब अकेले ही लड़ना होगा पैरासाइट को खत्म करने के लिए। वो जैसे तैसे वो उसी गर्दन काट देता है, जिसके बाद उसकी माँ और पुलिस इंस्पेक्टर समाप्त हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि शिनिची अपनी दोस्त से मिलने अस्पताल जाता है। वह मिगी से कहता है कि वह सभी परजीवियों को एक एक करके मारेगा। उसी समय कोई उनकी फोटो ले लेता है और यह मूवी का पार्ट 1 पूरा हो जाता है। अब इस मूवी के पार्ट 2 के बारे में बताया जाएगा, कुछ महीनों बाद की बात है। अब मिलिट्री वालों को पता चल गया था कि शहर में कई पैरासाइट इंसानों पर हमला कर रहे हैं। लोगों को बचाने के लिए उन्होंने जेल से एक सीरियल किलर को रिहा किया। इस किलर में खासियत थी कि वह इंसान और पैरासाइट में फर्क कर सकता था। लोगों को एक एक करके उसके सामने लाया गया। वह सबको इंसान बताता गया, लेकिन जब शिनिची उसके सामने आया तो वह उलझन में पड़ गया। काफी सोचने के बाद बोला, ये भी इंसान है। तभी मिगी शिनिची को चेतावनी देता है, एक पैरासाइट हमारे आसपास है। दोनों एक बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ एक पैरासाइट इंसान का मांस खा रहा होता है। जैसे ही वो शिनिची को देखता है, उस पर हमला करने आता है, लेकिन मिगी तुरंत उसे मार डालता है। अचानक शिनिची को एहसास होता है कि कोई उसके पीछे है। वह और कोई नहीं, वही शख्स था जिसने पार्ट 1 के आखिर में उनकी फोटो ली थी। इसके बाद शहर का मेयर सामने आता है। वह खुलकर पैरासाइट के सपोर्ट में बोलता है। उसकी साझेदारी शिनिची के टीचर के साथ होती है। अब टीचर का बच्चा पैदा हो चुका था जो इंसान था। मेयर जानता था कि शिनिची कई पैरासाइट को मार चुका है और उसे खत्म करना चाहता है, लेकिन टीचर उसे रोक देती है। टीचर कहती है, शिनिची और मिगी एक ही शरीर का हिस्सा है। अगर शिनिची मर गया तो मिगी भी खत्म हो जाएगा। मैं देखना चाहती हूँ कि ये दोनों मिलकर कैसे रिश्ता बनाते हैं। इसी वजह से उसने एक जासूस को शिनिची पर नजर रखने भेजा था। एक दिन शिनिची को फिर लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह जासूस सामने आता है और कहता है, तुम पुलिस को बता दो। लेकिन शिनिची जवाब देता है, पुलिस डिपार्टमेंट में भी कई पैरासाइट हैं। शिनिची को पता चलता है कि टीचर ने ही जासूस को उसके पीछे लगाया है। वह जाकर टीचर से कहता है, ये सब क्यों कर रही हो? इसे बंद क्यों नहीं करती? टीचर कहती है, हमारे साथी पैरासाइट अभी सीख रहे हैं कि इंसानों को कैसे खाना है। समय आने पर वो इंसानों को मारना बंद कर देंगे। शिनिची चुप हो जाता है। बाद में वह जासूस को समझाता है कि ये टीचर बहुत खतरनाक पैरासाइट है, इससे बचकर रहना। लेकिन जासूस उस पर भरोसा नहीं करता। अगले दिन जासूस मेयर से मिलता है और सच्चाई जानने के लिए उसके कमरे में ऑडियो रिकॉर्डर लगा देता है। मेयर को इसका पता चल जाता है और वह आदेश देता है, जासूस को मार दो, वह हमारे लिए खतरा है। मेयर एक पैरासाइट को जासूस के घर भेजता है। वहाँ जासूस नहीं होता, लेकिन उसकी बेटी को मार दिया जाता है। मिगी शिनिची को चेतावनी देता है, 5 पैरासाइट तुम्हें मारने आ रहे हैं। तभी एक आदमी आता है जिसमें 5 पैरासाइट एक साथ मौजूद होते हैं। शिनिची और मिगी मिलकर उसका सिर फोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि वह मर चुका है, लेकिन असल में उसमें से सिर्फ एक पैरासाइट मरा था, बाकी 4 जिंदा थे। अब और सारे पैरासाइट चौकन्ने हो जाते हैं और शिनिची को खत्म करने की प्लानिंग करने लगते हैं। टीचर मेयर से नाराज होकर कहती है, मैंने कहा था शिनिची और जासूस को मत मारना, फिर क्यों किया? मेयर को अब साफ नजर आने लगता है कि टीचर में इंसानों जैसी भावनाएं आने लगी हैं, क्योंकि वह माँ बन चुकी थी। उसे यह अच्छा नहीं लगता और वह 3 पैरासाइट को भेजता है ताकि टीचर को खत्म कर दें। लेकिन टीचर समझ जाती है कि कोई उसे मारने आ रहा है। वह उन्हें कार पार्क में बुलाती है और अकेले ही उनसे लड़कर उन्हें मार देती है। जब वह घर लौटती है तो पाती है कि उसका बच्चा गायब है। वहाँ एक नोट मिलता है, ब्रिज पर आओ, तुम्हारा बच्चा मेरे पास है। यह नोट जासूस ने छोड़ा था। वह अपनी बेटी की मौत का बदला लेना चाहता था और इसीलिए टीचर के बच्चे को पकड़ लिया। टीचर कंफ्यूज होकर शिनिची के साथ ब्रिज पर पहुंचती है। शिनिची जासूस से कहता है, इस बच्चे को मारकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ये बच्चा इंसान है। इसी दौरान मिलिट्री ऑफिसर भी आ जाते हैं। उन्हें पता था कि मेयर ने अपनी बिल्डिंग में बहुत सारे पैरासाइट छिपा रखे हैं। अब वे सबको एक एक करके बाहर निकाल रहे थे और जिनमें पैरासाइट थे उन्हें गोली मार रहे थे। सीरियल किलर भी वही था। मेयर वहाँ भाषण देता है, असल में इंसान ही असली राक्षस हैं जो बिना वजह पैरासाइट को मार रहे हैं। तभी मिलिट्री वाले उसे गोली मारकर खत्म कर देते हैं। तभी सीरियल किलर चिल्लाता है कि ये तो इंसान था, ये तो बस पैरासाइट का साथ दे रहा था। लेकिन जब वो पीछे मुड़ कर देखते हैं तो वही आदमी होता जिसके अंदर 5 पैरासाइट थे। सब उसे शूट करते हैं पर उसे कुछ नहीं होता। इधर हम देखते हैं कि जासूस बच्चे को नीचे फेंकने वाला होता है। टीचर अपने बच्चे को बचाने के लिए पैरासाइट का रूप ले लेती है और अपना हाथ जासूस के शरीर में घुसा देती है। अब सबको पता चल जाता है कि वह पैरासाइट है। पुलिस उस पर लगातार गोलियां चलाती है। टीचर जान जाती है कि अब उसकी मौत पक्की है। वह अपने बच्चे को शिनिची को सौंप देती है और मर जाती है। शिनिची यह देखकर अपनी माँ को याद करता है और उसमें इंसानों वाली भावनाएं और गहरी हो जाती हैं। इसके बाद पुलिस शिनिची को पूछताछ के लिए ले जाती है। तभी खबर आती है कि उसी पैरासाइट ने, जिसके अंदर 5 पैरासाइट थे, आर्मी वालों को मार दिया है। शिनिची उस जगह की ओर बढ़ता है, लेकिन पैरासाइट उस पर हमला कर देता है और उसका एक्सीडेंट करा देता है। शिनिची जंगल में चला जाता है। वो मिगी से कहता है, जब तक तुम मेरे साथ हो वो मुझे ढूंढ लेगा, मुझसे अलग हो जाओ। के साथ वो पैरासाइट फौरन वहां आ जाता है और उन पर अटैक कर देता है। अब क्योंकि मिगी और शिनिची की काफी दोस्ती हो चुकी थी, इसलिए मिगी अपनी कुर्बानी दे देता है, यानी अपनी जान सेक्रीफाइस कर देता है। वो उसकी बॉडी से अलग हो जाता है और उसे यहाँ से भाग जाने को कहता है। तभी मिगी को वो पैरासाइट मार देता है। ये देखकर शिनिची बहुत रोता है। फिर अपनी दोस्त के घर की तरफ जाता है। वो
वो उसका बहुत ख्याल रखती है। जब वो लेटा होता है तो वो देखता है कि उसके बाजू में से मिगी का एक और हिस्सा ग्रो कर रहा है, और ऐसा इसलिए हुआ कि जब मिगी ने अपने सेल्स से उसके घाव सही किए थे तो उसके कुछ सेल्स शिनिची की बॉडी में रह गए थे, इसीलिए वो दोबारा ग्रो हो गया। शिनिची समझ जाता है कि पैरासाइट फिर उसका पीछा करेगा। वो अपनी दोस्त से अलविदा कहकर अकेले निकल पड़ता है। जल्द ही पैरासाइट उसे पकड़ लेता है। फैक्ट्री जैसी जगह पर दोनों की भिड़ंत होती है। शिनिची एक केमिकल वाली छड़ उस पर घोंप देता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। वो कहता है कि तुम मुझे क्या समझ रहे हो, मैं तो तुम्हें मारकर बाकी इंसानों को भी मार दूंगा, फिर मैं और बाकी पैरासाइट दुनिया पर राज करेंगे। वो उसे मारने वाला होता है कि मिगी फौरन से उसकी बॉडी में ग्रो कर जाता है और उस पैरासाइट पर अटैक कर देता है। तभी उस पैरासाइट की बॉडी में कुछ होने लगता है और वो तड़पने लगता है। तभी मिगी शिनिची को बताता है कि जिस रॉड से तुमने इसे मारा है उस पर ढेर सारा केमिकल लगा था और अब सारे पैरासाइट इसकी बॉडी को छोड़कर जा रहे हैं। धीरे धीरे सब उसके शरीर से बाहर निकल जाते हैं। आखिरकार सिर्फ हड्डियां बचती हैं और शिनिची उन्हें आग में फेंककर हमेशा के लिए खत्म कर देता है। अब शहर में शांति लौट आती है। मिगी कहता है अब दुनिया में कोई पैरासाइट नहीं बचा, मुझे जाना होगा। शिनिची मना करता है, लेकिन मिगी खुद को अलग कर देता है। शिनिची का असली हाथ वापस आ जाता है। वो मिगी को याद करके दुखी होता है। काफी समय बाद शिनिची और उसकी दोस्त फिर से खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। वो अक्सर उस टीचर के बच्चे से मिलने जाते हैं, लेकिन अचानक वही सीरियल किलर वापस लौट आता है। वो शिनिची की दोस्त को पकड़कर कहता है असल में असली दानव इंसान है। शिनिची की दोस्त जवाब देती है नहीं, असली दानव तुम हो, तुम ही हो जो लोगों को मारते हो। गुस्से में वो उसे बिल्डिंग से धक्का देने ही वाला होता है। तभी शिनिची तेजी से दौड़कर आता है और अपनी दोस्त को बचा लेता है। वो महसूस करता है कि इस बार भी मिगी ने उसकी मदद की। यही कहानी का अंत होता है। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हर कोई वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करता है, तो दोस्तों हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लाते रहें।